जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाओं ने सबको अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। चिड़िया की नन्ही बेटी चुटकी ठंड की वजह से बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था और वो कांप रही थी। माँ, ओ माँ, ये ठंड मेरे पंखों को चीर रही है माँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। चुटकी मेरी बच्ची, तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है। हे भगवान, घर में तो एक दिन का दवाई भी नहीं है, मैं क्या करूं? रीमा ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर मौत बनकर बर्फ गिर रही थी। उसका दिल बैठ गया, लेकिन एक माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। मेरी चुटकी, तू हिम्मत मत हारना। तू घोंसले में रजाई के अंदर छुप जा। मैं अभी जाती हूँ, चाहे पाताल से लाना पड़े, लेकिन तेरी दवाई लेकर ही लौटूंगी। रीमा चिड़िया जैसे ही बाहर निकली, बर्फीले तूफान ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ सिर्फ सफेदी और सन्नाटा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पंख जमे जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं रुक गई तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी। कालू भैया का घर पास है, शायद उनके दिल में थोड़ी दया हो। दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने गर्म घर में अंगीठी के पास बैठे मूंगफली खा रहे थे। वाह, बाहर सब मर रहे हैं और हम यहाँ मजे में हैं। मैंने कितना मजबूत घर बनाया है ना गोरी? बिल्कुल सही कहा जी, समझदारी इसी में थी। अब बाहर चाहे ओले गिरें या पत्थर, हमें क्या। तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी दस्तक हुई। अरे, इस तूफानी रात में कौन मरने आ गया? क्या है रीमा, क्यों शोर मचा रही हो? भैया, मेरी दुनिया उजड़ रही है। मेरी फूल सी बच्ची चुटकी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मुझे बस रास्ता बता दो कि बुखार की जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। एक माँ की झोली भर दो भैया, मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगी। अरे छोटी चिड़िया, तो इसमें हम क्या करें? हम तो आराम कर रहे हैं। अब तेरी मुसीबत के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? चल भाग यहाँ से। हमें नहीं पता कहाँ मिलती है जड़ी बूटी। जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। उन्होंने रीमा के आंसुओं की परवाह किए बिना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते हुए कबूतर के घर पहुंची। रीमा की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। कबूतर भैया, मेरी मदद करो, वरना मेरी बच्ची। रीमा बहन, तुम आंसुओं को पोंछ लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। एक भाई होते हुए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ बहन, तुम फिक्र मत करो। मेरे पति पूरा आकाश छान मारेंगे, लेकिन जड़ी बूटी ढूंढ कर ही लाएंगे। दोनों बर्फीली हवाओं को चीरते हुए निकल पड़े। एक जंगल से दूसरे जंगल, हर झाड़ी, हर पेड़ देखा, लेकिन निराशा हाथ लगी। उम्मीद टूट रही थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी कवि ठंड में ठिठुरती हुई दिखी। रीमा और कबूतर उसके पास गए। माँ जी, इतनी जानलेवा ठंड में आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? माँ जी, हम बहुत मजबूर हैं। मेरी बेटी बीमार है। हम जड़ी बूटी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बेटा, एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तुम निराश मत हो। यहाँ से कुछ दूर बरगद के पेड़ पर पिंकी रहती है। उसका दिल बहुत बड़ा है। उसके पास तुम्हें जड़ी बूटी ज़रूर मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। उम्मीद की किरण देखकर वे दोनों उड़कर पिंकी के पास पहुंचे। अरे, तुम लोग बर्फ की मूर्तियों जैसे लग रहे हो। क्या हुआ? पिंकी बहन, मेरी चुटकी की जान बचा लो। बूढ़ी कव्वी माँ जी ने भेजा है। मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। हे भगवान, तुम रुको, मैं अभी लाई। पिंकी ने बिना एक पल गंवाए जड़ी बूटी दे दी। रीमा की जान में जान आई, लेकिन लौटते वक्त रीमा के कदम उस बूढ़ी कवि के पास रुक गए। माँ जी, जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन मैं आपको इस हाल में, इस ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चलिए। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे सगे बच्चों ने, मेरे बेटे बहू ने मुझे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। तुम पराई होकर भी। माँ जी, सगे वो नहीं होते जो खून के हों। सगे वो होते हैं जो दर्द समझें। आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। आज से आप मेरी माँ हैं। मेरा घर छोटा है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत जगह है। चलिए, मेरी चुटकी अपनी नानी का इंतज़ार कर रही होगी। हाँ माँ जी, रीमा अकेली है, उसे आपके सहारे की ज़रूरत है। रीमा बूढ़ी कव्वी को सहारा देकर अपने घर ले आई। छुटकी बेटा, जल्दी से उठो और ये जड़ी बूटी खा लो।
फिर चुटकी उठकर वो जड़ी बूटी खा लेती है और कुछ देर बाद ठीक हो जाती है और बुखार उतर गया। माँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और ये दादी माँ कौन है? चुटकी, ये फरिश्ता है बेटा। आज से ये हमारी अम्मा जी हैं, तुम्हारी नानो। अब हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। उस रात बाहर तो तूफान था, लेकिन घोंसले के अंदर 3 दिलों का प्यार उस ठंड को हरा रहा था। बूढ़ी कव्वी को एक बेटी मिल गई और रीमा को एक माँ। जो दूसरों के दुख में उनका सहारा बनते हैं, ईश्वर उनकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करता है। सच्चा रिश्ता खून का नहीं, बल्कि दिल और एहसास का होता है। सुंदरवन का जंगल आज पहचान में नहीं आ रहा था। हर तरफ सिर्फ सफ़ेदी थी। आसमान से रुई के फाहे जैसी बर्फ गिर रही थी। पेड़, पौधे और पहाड़ सब बर्फ की चादर ओढ़े हुए थे। यह सर्दी जंगल के पक्षियों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आई थी। ठंडी हवा हड्डियों को जमा देने वाली थी। उफ, टुन्नू जी, आज तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी ये टहनियों वाला घोंसला इस बर्फीली हवा को रोक नहीं पा रहा है। हाँ रीमा, मुझे छुटकी की चिंता हो रही है। देखो, वो ठंड से कैसे सिकुड़ रही है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? डरो मत मेरी बच्ची, हम कुछ इंतज़ाम करते हैं। टुन्नू जी, चलिए जंगल में देखते हैं अगर कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। रीमा और टुन्नू उड़ते हुए पिंकी और तोता के घर के पास पहुंचे। पिंकी का घर एक पुराने पेड़ के तने में बना था, जो काफ़ी गर्म था। वे दोनों अंदर मज़े से अमरूद खा रहे थे। पिंकी बहन, तोता भाई, क्या आप सुन रहे हैं? अरे, इतनी बर्फ में कौन आ गया? देखो तोता, ये तो रीमा और उसका पति है। कहो भाई टुन्नू, क्या बात है? तुम लोग बाहर क्यों घूम रहे हो? तोता भाई, हमारा घोंसला टूट गया है और बर्फ अंदर आ रही है। हमारी बेटी छुटकी बहुत छोटी है। क्या हम आज रात के लिए आपके घर के कोने में रुक सकते हैं? क्या? नहीं नहीं, हमारा घर बहुत छोटा है। यहाँ हम दोनों ही मुश्किल से रह पाते हैं। तुम 3 लोग यहाँ कैसे आओगे? हमारे पास जगह नहीं है। हाँ भाई, तुम कहीं और देख लो। पिंकी को भीड़ पसंद नहीं है। पिंकी और तोता ने स्वार्थ दिखाते हुए उन्हें अंदर नहीं आने दिया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हारकर वे दोनों कालू के पेड़ के पास गए। कालू का घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर था और उसने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर रखी थीं। कालू और गोरी अपनी बालकनी में बैठकर नीचे देख रहे थे। देखो गोरी, वो बेचारी चिड़िया और उसका परिवार कैसे बर्फ में ठिठुर रहे हैं। मजा आ रहा है ना देखकर? सही कहा कालू जी, ये छोटे पक्षी किसी काम के नहीं होते। अब ये हमसे मदद मांगने आएंगे, देखना। कालू भाई, हमारी मदद करो। सिर्फ एक रात की बात है, मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। ए टुन्नू, यहाँ से भाग जा। मैंने ये लकड़ियाँ अपनी मेहनत से जमा की हैं, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जाओ यहाँ से, वरना चोंच मार मार कर भगा दूंगा। कालू, आज हम मुसीबत में हैं तो तुम हंस रहे हो। याद रखना, मौसम कभी भी बदल सकता है। चलो टुन्नू जी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। रीमा और टुन्नू निराश होकर एक झाड़ी के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ उनका दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी आ गए। उनके पास भी कोई बड़ा घर नहीं था, लेकिन उनका दिल बड़ा था। अरे रीमा बहन, तुम लोग यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? ओह, नन्ही छुटकी तो बिल्कुल जम गई है। जल्दी आओ, हमारे पंखों के पास आ जाओ। धन्यवाद लूसी, लेकिन तुम्हारा घोंसला भी तो खुला है। ये बर्फ वहाँ भी आ रही होगी। तभी रीमा की नज़र गिरी हुई गीली बर्फ और मिट्टी पर पड़ी। उसे एक विचार आया। रुको, मुझे एक उपाय सूझा है। हम दूसरों से मदद मांगने के बजाय इस बर्फ को ही अपना घर बनाएंगे। बर्फ का घर? लेकिन रीमा, बर्फ तो ठंडी होती है। नहीं टुन्नू जी, अगर हम बर्फ की मोटी ईंटें बनाकर उसे गुफा जैसा बनाएं तो हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर हम सूखी घास बिछा देंगे। इसे बर्फ का घोंसला कहते हैं। ये विचार तो बहुत अच्छा है। मैं और लूसी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर क्या था, चारों दोस्तों ने मिलकर मेहनत शुरू की। उन्होंने बर्फ को इकट्ठा किया, उसे जमाया और एक मजबूत गोल गुंबद जैसा घोंसला बनाया। अंदर उन्होंने घोंसले भी बना लिए। देखते ही देखते एक सुंदर और गर्म बर्फ का घोंसला तैयार हो गया।
रात होते होते मौसम और भी भयानक हो गया। बर्फीला तूफान अपनी पूरी ताकत से जंगल पर टूट पड़ा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। तोता बचाओ, हमारा पेड़ हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब तो हम लोगों को ये छोड़कर बाहर जाना होगा, वरना हम लोग इसमें दबकर मर जाएंगे। भागो पिंकी भागो। तेज हवा के झोंके ने पिंकी का पेड़ टूटकर बिखर गया। दूसरी तरफ सबसे ऊंचे पेड़ पर होने के कारण कालू का घोंसला हवा के सीधे निशाने पर था। गोरी, हमारा घोंसला अब कभी भी टूट सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? कालू जी, पेड़ की डाल टूट रही है, भागो। कालू का पूरा घोंसला टूटकर नीचे बर्फ में गिर गया। उनका घमंड उनके घर के साथ ही चकनाचूर हो गया। वो सारे लोग एक पेड़ के नीचे आकर रोने लगे। जंगल में चीख पुकार मच गई। रीमा, टुन्नू, कबूतर और उनका परिवार अपने बर्फ के घोंसले में सुरक्षित और गर्म थे। तभी उन्हें बाहर से रोने की आवाज आई। टुन्नू जी, क्या आपने सुना? कोई रो रहा है। मुझे लगता है किसी को मदद की जरूरत है। बाहर तूफान है रीमा, जाना खतरनाक है। नहीं, हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रीमा और टुन्नू बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पिंकी, तोता, कालू और गोरी ठंड से कांप रहे हैं। जल्दी आओ सब लोग, हमारे बर्फ के घोंसले में आ जाओ, वहाँ सुरक्षित है। रीमा, क्या तुम हमें जगह दोगी? मैंने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ये वक्त पुरानी बातें याद करने का नहीं है कालू भाई। जान बचाना सबसे जरूरी है, जल्दी करो। सभी पक्षी दौड़कर रीमा के बनाए उस अनोखे घर में घुस गए। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। शरीर की गर्मी और सूखी घास ने उस बर्फीले घर को बहुत आरामदायक बना दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तूफान शांत हो चुका था। सुनहरी धूप बर्फ पर चमक रही थी। सभी पक्षी सुरक्षित थे। कालू और पिंकी भी अब सुधर चुके थे। रीमा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने स्वार्थ में आकर तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुमने आज हमारी जान बचाई। और मैंने भी बहुत गलत किया। मुझे अपने ऊंचे घर और ताकत पर घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली ताकत मदद और एकता में है, ऊंचे पेड़ में नहीं। तुम सच में महान हो रीमा। हाँ रीमा, तुम्हारा दिल इस बर्फ से भी ज्यादा साफ है। हुर्रे, अब हम सब दोस्त हैं। देखा दोस्तों, ये बर्फ का घोंसला सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि हमारे प्यार और एकता से भी बना है। बिल्कुल सही कहा, दुश्मन मौसम ने हमें एक कर दिया। रीमा की समझदारी और दयालुता ने न केवल तूफान को हराया बल्कि अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। जंगल में अब सब मिलकर खुश थे। दूर एक घने जंगल में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से रुई के फाँव जैसी बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवाएं किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। इसी जंगल के एक पुराने सूखे पेड़ पर रीमा चिड़िया का एक छोटा और टूटा फूटा घोंसला था। रीमा अकेली नहीं थी, उसके पास उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी, उसका एक अंडा जिसमें उसका अजन्मा बच्चा पल रहा था। रीमा के पति अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब रीमा के नन्हे कंधों पर थी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत। जब तक मेरे शरीर में गर्माहट है, मैं तुम्हें इस जालिम ठंड का एहसास भी नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा समय और, फिर तुम बाहर आ जाओगे। रीमा की हालत बहुत खराब थी। उसका घोंसला कई जगहों से टूट चुका था। ठंडी हवा के झोंके सीधे अंदर आ रहे थे। अचानक मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक बर्फीला तूफान जंगल की ओर बढ़ने लगा। हे ईश्वर, ये तूफान तो मेरे घर को उड़ा ले जाएगा। अगर घोंसला गिर गया तो मेरा अंडा टूट जाएगा। मुझे मदद चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना होगा। रीमा ने अपने अंडे को बड़ी सावधानी से एक सुरक्षित कोने में टिकाया और मदद की आस में उड़ चली। सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी के पास पहुंची। उनका घोंसला एक घनी झाड़ी के अंदर था जो काफ़ी सुरक्षित था। कबूतर भाई, लूसी बहन, क्या तुम अंदर हो? कृपया मेरी मदद करो। मेरा घोंसला टूटने वाला है, मेरा अंडा खतरे में है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने अंडे के साथ यहाँ रुक सकती हूँ? अरे रीमा, तुम देख नहीं रही हो यहाँ कितनी जगह की कमी है? हम दोनों ही मुश्किल से समा पा रहे हैं और इस तूफान में हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। हाँ रीमा, लूसी सही कह रही है। तुम कहीं और जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए,
लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। वह वहाँ से उड़ी और तोता और पिंकी के घर की तरफ गई। तोता और पिंकी एक पेड़ के अंदर रहते थे जो बहुत गर्म था। तोता भाई, पिंकी, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ जाऊंगी। बस मेरे अंडे को बचा लो, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। रीमा, तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारे पंखों से ठंडी हवा अंदर आ रही है। जाओ यहाँ से, हमारी नींद खराब मत करो। हर साल तुम चिड़ियों का यही नाटक होता है। जाओ रीमा, कहीं और देखो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। रीमा का दिल टूट गया। जिन दोस्तों के साथ उसने गर्मियों में गाने गाए थे, आज वे उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। भूख और ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। उसके पास खाने के नाम पर उसे रास्ते में एक भुट्टा मिला था जो उसने अपने लिए बचा रखा था ताकि शरीर में थोड़ी ताकत रहे। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मनों से हुई, कालू और उसकी पत्नी गोरी। कालू भाई, गोरी बहन, मैं जानती हूँ हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन आज मैं एक माँ के तौर पर भीख मांग रही हूँ। मेरा घर टूट गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो गौरी, जंगल की रानी रीमा आज भीख मांग रही है। मदद? हम और मदद? मदद तो हम तब करेंगे जब तुम हमें कुछ दोगी। अरे तुम्हारे पास तो खाना है, लाओ ये हमें दे दो। इससे पहले कि रीमा कुछ समझ पाती, कालू ने झपट्टा मारा और रीमा की वो आखिरी अनाज का दाना भी छीन लिया। चलो भागो यहाँ से, ये दाना अब हमारा है। तुम और तुम्हारा अंडा तो वैसे भी इस ठंड में नहीं बचोगे, तो खाना बर्बाद क्यों करना? तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। रीमा अब पूरी तरह हताश होकर वापस अपने टूटे घोंसले की तरफ उड़ती है, लेकिन घोंसला हवा में उड़ चुका था। अंडा बर्फ में पड़ा था। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। रीमा ने झपट कर अपने अंडे को पंजों में उठाया। अब जंगल में उसका कोई नहीं था। उसे याद आया कि जंगल के किनारे एक किसान का घर है। उसने सुना था कि इंसान कभी कभी दयालु होते हैं। बस थोड़ा और। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मरता क्या न करता, रीमा ने अपनी आखिरी सांसों को समेटा और उस घर की ओर उड़ान भरी। बर्फ की आंधी उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन एक माँ की ममता उसे आगे खींच रही थी। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते रीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह और उसका अंडा दोनों दरवाजे के पास गिरी हुई बर्फ पर गिर पड़े और रीमा बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद घर का दरवाज़ा खुला। किसान की पत्नी राधा बाहर कुछ लकड़ी लेने आई थी। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी नन्ही चिड़िया और उसके अंडे पर पड़ी। अरे ये नन्ही जान इतनी ठंड में बेचारी जम गई है, और ये क्या, एक अंडा भी है। राधा ने तुरंत रीमा और अंडे को अपनी हथेलियों में उठाया और घर के अंदर ले गई। घर के अंदर अंगीठी जल रही थी और रीमा को अंगीठी के पास रखा। अंडे को भी गर्माहट मिली। रीमा ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसने पाया कि उसका अंडा सुरक्षित है और वो एक गर्म कमरे में है। मैं कहाँ हूँ? मेरा अंडा। तभी राधा वहाँ पर आती है। डरो मत नन्ही चिड़िया, तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल के जानवरों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी। वक्त का पहिया घूमा। किसान के घर की गर्माहट और प्यार ने जादू सा काम किया। वो अंडा जिसे रीमा ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, एक दिन टूट गया और उसमें से एक नन्ही प्यारी सी चिड़िया बाहर आई। रीमा ने उसका नाम रखा छुटकी। छुटकी अपनी माँ रीमा की तरह ही सुंदर थी, लेकिन वो बहुत चंचल थी। अब बाहर वसंत आ चुका था। बर्फ पिघल गई थी और हर जगह फूल खिल रहे थे। माँ, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। और ये घर, ये बगीचा कितना सुंदर है। हम जंगल वापस क्यों नहीं जाते? बेटी, यह घर हमारे लिए मंदिर जैसा है। जब दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, तब यहाँ हमें पनाह मिली थी। रीमा और छुटकी अब अक्सर जंगल की सैर पर जाते, लेकिन शाम को किसान के घर के पास बने नए और मजबूत घोंसले में लौट आते। एक दिन जब वे जंगल में दाना चुग रहे थे, उन्होंने देखा कि कालू, गोरी, कबूतर और लूसी की हालत बहुत खराब है। पिछली तूफानी रात ने उनके घरों को तबाह कर दिया था और वे भोजन के लिए तरस रहे थे। अरे वो देखो, वो रीमा है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। वे कितने स्वस्थ और खुश लग रहे हैं। हाँ, और हम यहाँ दाने दाने को मोहताज हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की थी।
रीमा ने उन लोगों से बदला नहीं लिया, न ही उन्हें कुछ बुरा भला कहा। उसने बस अपनी बेटी को पंखों के नीचे लिया और गर्व से आकाश में उड़ गई। माँ, वो लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ये आपके दोस्त हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि असली दोस्त मुसीबत में ही पहचाने जाते हैं। चलो छुटकी, हमें घर चलना चाहिए। राधा काकी ने हमारे लिए पानी रखा होगा। कालू, गोरी और बाकी सब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें समझ आ गया था कि कुदरत सबका हिसाब करती है। माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी, बहादुर और दयालु। मेरी प्यारी छुटकी, हमेशा याद रखना, मुसीबतें आती हैं लेकिन प्यार और हिम्मत से हम हर तूफान जीत सकते हैं। और इस तरह रीमा और छुटकी ने किसान के परिवार के साथ अपनी खुशहाल दुनिया बसा ली। जंगल की उस भयानक बर्फीली रात ने उनसे उनका पुराना घर छीना था, लेकिन बदले में उन्हें एक सुरक्षित भविष्य और एक माँ बेटी का अटूट रिश्ता दिया था। बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि अपनी तरक्की और खुशी से देना चाहिए। छुटकी और कुक्कू दोनों अपने नानों के पास रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता को एक दुष्ट शिकारी ने मार दिया था। उनके नानों के पास एक गाय थी, नानो चिड़िया। जंगल के पक्षियों को दूध बेचकर किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रही थी। उस जंगल में ठंड काफी बढ़ रही थी। एक दिन नानो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर बेटी हुई थी। तभी उनके घर कलुआ कौवा आता है। रीमा, टुन्नू कहाँ है और तुम कौन हो रीमा? और उसके पति टुन्नू को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है कलवे बेटा, आपको मेरी बेटी और जमाई से क्यों मिलना है? कुछ दिन पहले एक दुष्ट शिकारी ने उन दोनों को मार दिया। मैं रीमा की माँ हूँ, कहिए आपको क्या काम है? अरे यों बुढ़िया, ये जो तू आराम से घर में रह रही है, ये मेरा घर है, तेरी बेटी। रीमा ने 3 महीनों से ये घर का किराया मुझे नहीं दिया। मैं तुझे और 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम जल्द से जल्द 4 महीनों का किराया चुका दो, वरना तुम तीनों को इस घर से बाहर निकालकर तुम्हारी गाय को मेरे साथ ले जाऊंगा। कलवे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि ये घर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस किराए के घर में रह रही थी। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर आप घर से बाहर निकाल दोगे तो दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? ये बात तुम्हारी बेटी ने तुम्हें नहीं बताया, तो इसमें मैं क्या करूं? आज मैंने तुम्हें बता दिया। तुम जल्द से जल्द 1 महीने में पैसों का व्यवस्था कर लो, वरना तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद फिर से वापस लौटूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। चुटकी की नानो 4 महीनों का किराया जमा नहीं कर पाती है। कलुआ वहां आकर उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और घर को बड़ा सा ताला लगा देता है। कलवे बेटा, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहां भी जाओ, इससे मेरा क्या मतलब? अगर किराया देना है तो रहो, वरना निकलो, भागो यहाँ से। कलवे अंकल, हमें आपके घर में रहने दीजिए। देखो ना, बाहर कितनी ठंड है। मेरा छोटा भाई ठंड से कांप रहा है। कलुआ कौवा उनकी एक नहीं सुनता। वो घर को ताला लगाकर उनकी गाय को भी वहां से अपने साथ ले जाता है। नानो नानो, अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? देखो ना, कुक्कू ठंड से कांप रहा है। चुटकी कुक्कू, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी नानो अब तक जिंदा है। चलो हम कहीं और चलते हैं और रहने की जगह ढूंढते हैं। फिर वो बच्चों को लेकर रहने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उनको एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अरे, इस घर को तो किसी पक्षी ने पूरा बनाया ही नहीं। ये तो कई जगह से टूटा हुआ भी है। हम सब यहाँ नहीं रह सकते चुटकी। इस टूटे हुए घर में हम सबको बहुत ठंड लगेगी। चलो हम सब कहीं और चलते हैं। नहीं नानू, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी घर में रहेंगे। हमारे घर के पास हमारी गाय का ढेर सारा गोबर पड़ा है। हम उस गोबर से ही इस घर की मरम्मत करेंगे। जब हम गोबर से घर को पूरी तरह से ढक देंगे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। अरे वाह चुटकी, तुम सही कह रही हो। तुम दोनों जाकर गोबर इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। मैं गोबर से पूरा घर ढक दूंगी। कुक्कू और छुटकी ढेर सारा गोबर इकट्ठा करते हैं। उस गोबर को अपने नानों के पास ले आते हैं। उनकी नानो उस गोबर से पूरा घर को ढक देती है। शाम तक वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शाम होने से पहले ही उनका गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वो नानो, देखो हमारा घर कितना मजबूत लग रहा है। हाँ चुटकी बेटा, अब चलो हम लोग अंदर चलते हैं।
अंदर से वो घर बहुत गर्म था और बहुत बड़ा था। नानू देखो हमारा घर कितना बड़ा है, और तो और हमारा घर अंदर से बहुत गर्म भी है। अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है ना? हाँ चुटकी बेटा, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। ठंडी ठंडी मौसम में गोबर का घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था। उस गोबर के घर में वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं।